सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, एक जानिब 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ज़ाहिर तीनों पार्टियां दावे भी कर रही हैं, गिलगित के अवाम से वादे भी हो रहे हैं। कोई कह रहा है हम आटे की बोरियां देंगे, कोई कह रहे हैं हम मुफ्त जो है वो वहाँ पर तिब्बी सहूलतें मुहैया करेंगे, कोई ये कहता है कि वहाँ के अवाम के लिए यहाँ पर तामीरात की जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किसको चुनेंगे? क्या वो मुस्लिम लीग नून पर दोबारा भरोसा करेंगे या फिर हुक्मरान जमात ही उनकी जो है वो चॉइस होगी, या इस दफ़ा का वोट जो होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर जो इंतखाबी इसमें मुहिम चल रही है और जलसे हो रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो भी यही कहते हैं कि कुछ नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और यही कुछ ऐसे ही कुछ कहती हुई मरीम नवाज साहबा भी हमें नज़र आई। आज उन्होंने उस कर्दू में भी खिताब किया, गांची में भी खिताब किया, तो उन्होंने यही कहा कि जाली वोटों से आई हुकूमत है और यहाँ धांधली नहीं होनी चाहिए। धांधली का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कबल वक्त जो है वो इंतखाबात, ये धांधली की जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने आज इत्तेहादियों के लिए ज़ोराना जो है वो दिया, जिसमें काफ लीग नज़र नहीं आई। मुनिस इलाही ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेहाद ज़रूर है, लेकिन उसमें हमारे जो मामलात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपनी जगह हैं। हम खाना खाने के लिए नहीं इत्तेहाद करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वो शरीक नहीं हुए। लेकिन GDA, MQM, BAP और दीगर जमातों में शरीक हुई। उन्होंने भी अपने मामलात के लिए वज़ीर-ए-आज़म को बताया और ये कहा कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारे जो मुतालबात थे, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, अभी तक हुकूमत ने वो दूर नहीं किए। गो के हम इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द चीज़ों को देखे। तो सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों को एक बार फिर इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या वज़ीर-ए-आज़म को भी ऐसा लग रहा है और हुकूमत को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं चीज़ें उनके हाथ से जा रही हैं, तो वो इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अगर काफ लीग आज शरीक नहीं हुई है, तो क्या काफ लीग ने आज पैगाम दे दिया है? क्या नून लीग से कुछ राब्ते भी उनके हुए हैं? कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात करते हैं। कैसर साहब, गो के आप तो यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो मुलाकातें हुई इत्तेहादियों की, काफ लीग शरीक नहीं हुई और अज़मा बुखारी ने इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया, तो क्या बैकडोर आप लोगों की कोई बातचीत चल रही है काफ लीग से? नहीं, हमारी देखिए कोई बातचीत मेरे नॉलेज में तो नहीं है, किसी किस्म की कोई बातचीत, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात है भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ भी और होती है पॉलिटिक्स में वो तो उसका ओपन होती है, और वैसे जो तल्खात होते हैं वो तो अपनी जगह पे होते हैं। हर एक से, हर पार्टी के जो लीडर्स हैं या मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से तल्खात रखते हैं, वो समाजी तल्खात होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात काफ लीग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं हो रही। अच्छा, चलें, बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन ये जो आप इस आज की मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर अपोजिशन जब इकट्ठी हुई है, PDM के जलसे वगैरह शुरू हुए हैं, तो रोज़ाना वफाकी वज़रा कोई 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही देते हैं। फिर आज इत्तेहादियों के साथ मुलाकात का ख्याल आया वज़ीर-ए-आज़म को, तमाम इत्तेहादियों को बुला लिया गया। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? आपने दुरुस्त कहा। देखिए ना, ये मुलाकात इससे पहले ये मेरे असल में गूंज आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इससे पहले तो मुलाकात आम तौर पे नहीं होती ना। ये खाने जो हैं ये 2.25 साल हो गए, तो इससे पहले कितने खाने हुए इत्तेहादियों के। इत्तेहादियों से तो आपस में मशवरा भी नहीं होता। आपके सामने है कि जितने सारे तकरीबन इत्तेहादी नाराज़ नज़र आते हैं या खिंचे नज़र आते हैं, तो मैंगल साहब तो वैसे ही हट गए, वो तो अभी बाकायदा तौर पे अपोजिशन के साथ बैठे हैं और उनके जलसे अटेंड कर रहे हैं। काफ लीग जो है वो अक्सर कहती रहती है कि उनसे मशवरा नहीं होता। देखिए इत्तेहादियों से, क्योंकि ये हुकूमत इनकी अपनी मेजॉरिटी तो नहीं है, PTI की मेजॉरिटी इन पर्टिकुलर पंजाब में तो बहुत ज़्यादा थिन डिफरेंस था, और इनकी मेजॉरिटी तो सिर्फ काफ लीग के मिलने के बाद ही हुई ना, कोई थोड़ी सी जो अक्सरियत हुई।
तो अब इनको तो चाहिए था ना, वो तो सब शामिल होते हैं, जब भी कोई इत्तेहादी होते हैं वो भी हुकूमत का पार्ट होते हैं। तो यहाँ तो हमारी पार्टियों में अक्सर ये रहा ना, तो अगर यानी इनकी पीटीआई में तो अपने इनके मेम्बरान से भी पता नहीं करते, पूछते भी नहीं है। तो इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती ना। हम जमहूरियत का नाम तो रखते हैं अपने मुल्क में, लेकिन अक्सर हम मशवरे तो बिल्कुल नहीं करते। एक फैसला एक शख्स फैसला कर देता है और वो कहता है, वो समझते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनका वज़ीर आज़म साहब का ख्याल है कि सारे लोग, सारे इत्तेहादी उनके जो भी डिसीजन है उनके साथ है। तो डिसीजन तो सारे अपने हैं। देखिए ना, ख़ास तौर पे मुझे को, क्योंकि मैं मईशत से बड़ा शख्स रखता हूँ, तो आप बताइए कि मईशत के बारे में जितनी भी फैसले होते हैं, इन फैसलों में क्या किससे ओपिनियन ली गई है? ना तो स्टेक होल्डर से कि यहाँ चैम्बरों से या एसोसिएशनों से, ना ही अपने इत्तेहादियों से, ना ही दूसरे मेम्बरान से। तो ये 2-4 आदमी जो बाहर से आते हैं, यहाँ पाकिस्तान से वो इलेक्ट नहीं हुए होते, बाहर के इदारों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, कोई वहाँ से फाइनेंस एडवाइज़र आ जाते हैं, तो वही फैसले कर देते हैं। फिर पता लगता है ये फैसले तो अवाम के मुताबिक नहीं थे या उनको तकलीफ बल्कि मैं पूछूंगी आपसे, जाहिर है जो अभी हालिया दिनों में सनती पैकेज का ऐलान किया था, उस पर ही मुझे आपसे बात करनी है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगी। लेकिन जाहिर है ज़ोराने क्यों, सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उन्होंने कवर किया इस पूरी ज़ोराने को और सारे मुलाकात को, उनसे बात करेंगे। सिद्दीक, जाहिर काफिले शरीक नहीं हुई, लेकिन दीगर इत्तेहादी ज़रूर शरीक हुए। क्या निकला क्या इस मुलाकात से? क्या शिकायत थी इत्तेहादियों की और वज़ीर आज़म ने तसल्ली क्या कराई इत्तेहादियों को? जी, सिर्फ तसल्ली कराई है। अलबत्ता जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने के लिए कोई अमली तौर पर उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। अलबत्ता ये कहा जी आप साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जहाँ तक काफ लीग का ताल्लुक है तो उनका बड़ा वाज़ेह स्टांस था। इनको चौधरी शुजात हुसैन ने रोका, चौधरी परवेज लाई को भी और तारक बशीर चीमा को भी, कि आपने इस दौरान में नहीं जाना। और उसकी बड़ी वजह यही कि काफ लीग के साथ जो उनके वादे थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। पंजाब में कुछ वजारतें और कुछ जो महकमे के जो अफसरान थे उनकी तैनाती का वजारत जो मूनस लाई को दी जानी थी आज तक नहीं दी गई, उसका पूरा नहीं किया। तो फिर जो खास तौर पर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी, उन्होंने सिंध के मसाइल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और उन्होंने ये बताया था कि जो सिंध हुकूमत की नाइंसाफियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और वफाकी हुकूमत जो है वो इन सारे मामलात को जो है वो एक तरफ रख रही है। हम इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकर हमें किसी भी मामले के ऊपर एतमाद में नहीं लिया जाता। आपने पैकेज का अनाउंस किया है, लेकिन उस पैकेज पर भी अमल दरामद के हवाले से अभी कुछ नहीं है। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे लापता कारकुनों का कराची के मुकदमात और अपनी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो, एक चीज जो सबसे अहम थी उसको भी नोट किया गया कि आज जो वज़ीर आला बलोचिस्तान थे जाम कमाल, वो खुद का उन्होंने आज बात की है वज़ीर आज़म से और कहा कि बलोचिस्तान का मैं वज़ीर आला हूँ, लेकिन वहाँ पे जो वसाइल हैं, जो फंड्स हैं, बार बार मुझे वफाक देखना पड़ता है। और जबकि जो डायरेक्ट है जिस तरह सूबे को चलाया गया है वहाँ पे भी मेरी इत्तेहादी हुकूमत है, हर रोज ब्लैकमेल किया जाता है और जब भी वफाक से मदद मांगी गई है वफाक ने इतनी मदद जो है वो नहीं की है। तो वज़ीर आज़म की जानब से आज भी जो है तसल्लियाँ ही दी गई है और कहा कि हम आपके इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी के तौर पर चलते रहेंगे। सदरुद्दीन राशिदी ने एक बात की, उन्होंने कहा तो यानी कि ये जो ज़ोराना था एक तरह की तसल्ली तशफ़ी ही थी और ये बस बताया गया इत्तेहादियों कहीं जाना नहीं, छोड़ के हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है। जी जी, और सदरुल राशिदी ने यही बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हम तो शुरू दिन से आपके साथ हैं, आपने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया हम ये नहीं कहते, लेकिन आप एक मौका बता दें कि कौन सा कौमी मसला था जिसके ऊपर आपने हमें एतमाद में। चले यही एक चीज है, यही एक 1 पॉइंट लाइनर जिसे कहते हैं वो है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपका कि तमाम इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमें किसी मामले में एतमाद में नहीं लिया गया। तो आपका रोना तो बहुत बाद में है खैसर साहब, अपोजिशन का रोना तो बहुत बाद में है कि वो ये कहे कि भाई अपोजिशन को बिठाओ, बातचीत करो कौमी मामलात में, दीगर फैसलों में। यहाँ तो इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया जाता। जी आप दुरुस्त कह रही, यही तो हमारा मसला है ना। हमारे मुल्क में मुश्किल ये है कि बाहर से कोई एक्सपर्ट आ जाते हैं और बाकी जो इलेक्टेड लोग हैं ना, अब वो हम समझते हैं कि उनको शायद किसी बात का पता नहीं है। तो किसी किस्म का देखिए अपनी पार्टी के अंदर भी, और ये हम इनको पहले दिन से कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी करो, यानी मुल्क की एक बहुत बड़ा मईशत का मसला था ना। पहले दिन से कहते आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है। अब ये खुद कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपके आके कहते रहे हमने तजर्बा किया, हमें तो पता नहीं था। अब बताइए ना कि जो कुछ गंदम के बाद जो आटे का रेट जिस तरह बढ़े, जिस तरह चीनी के नायाबी हुई
और जिस तरह बाकी हमारे सारे जो हमारी जो सब्जियां और सारे जो जिस तरह नायाब हैं, तो ये सारे इन्होंने पहले तो मशवरे किए नहीं। ये अब आप समझते हैं कि जो कोई भी बाहर से आके कोई आदमी यहाँ के हालात को समझ सकता है। अब कितने दिनों से ये कह रहे हैं कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होने देंगे, ये बात करते हुए इनको 1 साल हो गया, लेकिन वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कार्टलाइजेशन अपनी जगह पर है, महंगाई अपनी जगह पर है, कुछ भी हुकूमत कर नहीं पा रही। इन्होंने कहा महंगाई, ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। तो साहब पॉइंट टेकन। सस्सी परिजू साहब अभी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सस्सी साहिबा। ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है अभी, तो ज़ाहिर है आप खासतौर पर पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि वहाँ से उनकी जीत हो, नून लीग भी यही चाहती है, और वहाँ पर ज़ाहिर अभी इंतखाबी गहमा गहमी है, लेकिन PDM के आके जलसे भी हैं। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर जो हुकूमत है वो चाह रही है कि इत्तेहादियों को छोड़ के कहीं नहीं जाएं, और शायद कहीं ना कहीं हुकूमत एक तरह की खौफजदा कहना चाहिए कि नज़र आ रही है, इत्तेहादी भी शरीक नहीं हो रहे हैं। क्या लग क्या रहा है आपको, जो प्रेशर बिल्डअप करना चाहती थी अपोजिशन, क्या वो अब तक कर पाई है हुकूमत पर? लेकिन बल्तिस्तान वो भी हमारे में, और इस पर हम फोकस करते हैं चूंकि धांधली के खदशात हैं। अच्छा, और आपका होगा कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान द वे ही स्पोक, यू नो, ऑब्वियसली वो जो क्रिएट हुए हैं डाउट्स वो मजीद गए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, वफाकी वज़रा जो हैं उस हवाले से, लेकिन उन्होंने लेम किस्म की जो है एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशंस दिए प्राइम मिनिस्टर के विजिट के, और जो वफाकी वज़रा और उनसे जो मुलाकातें हुई हैं डायरेक्ट, मेरे ख्याल में दैट यू नो एक जहन में सवालात बड़े क्रिएट करती है ये सिचुएशन, चूँकि उन्होंने यानी ये एक दफ़ा भी नहीं कहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए था, और दैट्स अगेंस्ट यू नो जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन के इस हवाले से। और दूसरी बड़ी बात ये कि ख़वातीन बड़े मुश्किल एरियाज में, और उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, जैसे सादिया दानिश, उनको थ्रेट्स मिलती रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी, उन्होंने कोई बात नहीं की कि वैसे भी हक होता है एक कैंडिडेट का, और ख़ास करे उनको अगर थ्रेट्स मिल रहे हों तो उनको जो वहाँ की जो भी डोमेन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन सस्सी साहिबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कह रहे हैं कि 600 किलोमीटर दूर बैठकर इनको धांधली नजर आती है। मैं यहाँ बैठा हूँ दफ्तर में, अगर कोई मसला तो शिकायत दर्ज करवाएं कि कहाँ हो रही है धांधली, और यहाँ तो सब बैठे हुए हमारे आरोस, आप बताएं किधर धांधली हो रही है। तो क्या आप लोगों ने कोई दरख्वास्त जमा कराई है इलेक्शन कमीशन में? मैं इसका बताती हूँ, जो आपके गंडापुर साहब हैं जिस किस्म की जो है कर रहे हैं, जैसे एज इफ यू नो कि स्कर्दू या गिलगित बल्तिस्तान या घांची के आवाम जो है वो बिकाऊ माल है, वो नहीं है। वो लोग उनको वोटर का तहफ़्फ़ुज़, वोटर का मान, उसकी इज्जत सारी जो है वह हुकूमत का जिम्मेदारी होती है, और जिस तरीके से खुद प्रेशर भी डाला जा रहा है, तो इट्स सो ऑब्वियस, आई मीन एवरीबॉडी कैन सी इट विद देयर ओन आईज, यू नो, ये इसमें कोई अलग से तो मुबहम या देयर इजंट एनी काइंड ऑफ एम्बिग्युइटी। अब तो ये एक बली थैले से बाहर आई है कि जिस तरीके से ये डील करना चाहते हैं इलेक्शन को, और भले फौज वहाँ इलेक्शन के दिन न भी हो, लेकिन जहाँ से ये फौज जफर मोच वज़रा की गई है, और आज भी तो वफाकी इतलात के मेरे ख्याल में वजीर साहब की ये थी अनाउंसमेंट कि हम उनको ये नहीं करने देंगे, या हम देखते हैं, यानी एक और धमकी आ गई, यानी ये कुछ ऐसा क्या करने जा रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात ये चीफ सेक्रेटरी है, उनको प्रमोशन उनकी हुई है और उनको वही लगने दिया गया है, ये खुद एक बहुत बड़ी वायलेशन है मेरे ख्याल में। और द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू नो इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट आवर लीडर्स, वो भी खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस फ्रस्ट्रेशन का ऐसा आलम क्यों है? यानी उनको पता है कि इलेक्शन हम जीतने वाले हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनके पास कोई तस्वर ही नहीं है इस गवर्नमेंट के। हर वो हर्डल और वो जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो आम वोटर पे असरअंदाज हो सके। खुद चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने पूरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक दफा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह नहीं कहा
कि जो वजीर आज़म साहब क्यों गए वहाँ, या वफाकी उज़रा से उनकी जो, यानी कि आप ये कह रही हैं कि क़ब्ल वक्त इंतखाबाती धांधली की यहाँ पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है और ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के। बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करते हैं। बसरा साहब, ये आप लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वुज़रा वहाँ जाकर बैठ गए हैं, धांधली की पूरी तैयारी है, नून लीग भी कह रही है और ये पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग वहाँ पर? इसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाना। यानी कि जो लोग पहले ही शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, जो अपनी हार को मान चुके हैं, ये वही लोग बातें कर सकते हैं। ये इनमें और डोनाल्ड ट्रंप में इनमें कोई फर्क नहीं है। मुझे क्यों निकाला, RTS बैठ गया, इनसे तो मैं ओपनली कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी हुआ है तो जाएं, जाके इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे दें, जाएं किसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे दें। बात सिर्फ इतनी है कि इनको शिकस्त सामने नजर आ रही है। ये बिल्कुल ये ट्रू पिक्चर है 2018 की, ये उसकी रिहर्सल हो रही है। इनको पता है कि वहां पर आए या अमराना अदवार रहे सुमैया या दोनों पार्टियां रही, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के राइट्स की जो बात हुई है, उनके हकूक की बात हुई है, उनको बेसिक फैसिलिटीज की बात हुई है, इतना बड़ी ये अचीवमेंट है और इतना बड़ा तारीखी लम्हात है, उनको सूबे का अनाउंस आई एम सॉरी टू से बसरा साहब, मैं खुद रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान होकर आई हूँ, वहाँ मैं लोगों से मिलकर आई हूँ। ना उनका एतमाद आप पर है, ना उनका एतमाद नून लीग पर है। पीपल्स पार्टी के हवाले से वो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार वहाँ के अवाम नजर आते हैं कि शायद वो कुछ कर पाएँ। वहाँ पर आपको ही पता है सेहत की कोई सहूलियात नहीं है, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर लोगों को इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों ने जो कुछ करना था तो पहले क्यों ना किया? आज तो हुकूमत नहीं आई ना आपकी, जो आज दावे और वादे कर रहे हैं आप लोग। सुमैया, माजी में हमेशा ये होता था कि जब कोई ऊपर हुकूमत मरकज में आ जाती थी तो उसकी कोई मुखालिफ हुकूमत होती थी, खास तौर पे GB में और कश्मीर में, तो फौरी तौर पर उस हुकूमत को हटा दिया जाता था, उनके खिलाफत में इत्माद हो जाता था और वहां पर अपना प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आ जाता था। हमने उसको डिस्करेज किया है। अच्छा। अब हुकूमत, चूंकि वहां पे हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून जी जी, ना, तो हम पहले सुबह अब हमने जो अनाउंस किया है उसके लिए जो सहूलियात फराहम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अब हुकूमत उनकी नहीं है, अब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो प्रिंसिपली हम डिसाइड कर चुके हैं सुबह तो बनाना ही बनाना है हम लोगों ने। अगर सुबह बन जाता है, अगर आप देखिएगा, तालीम, सेहत, पीने का पानी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, एवरीथिंग। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या होगी, उनकी वफाक में रिप्रेजेंटेशन होगी अपर हाउस में, जिसको हम सेनेट कहते हैं। तो सुबह आप अंदाजा कर सकती हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे थे और ये 5वां सूबा बनने जा रहा है, ये कोई नहीं है। और वो पार्टी, अच्छा, वजीर आजम पहले ऐलान कर देते हैं, ऑपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि भाई कैसे ऐलान कर दिया, ना अभी हम बैठे ना बात हुई, ज़ाहिर सूबा तो बाद में बनेगा ना, इलेक्शन के बाद यही तय हुआ था। तो इस दफा भी ऑपोजिशन को उस एतमाद में नहीं लेंगे वजीर आजम? देखिए ये भी यहाँ भी गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ इनको इत्माद में लिया, मीटिंग्स हो चुकी हैं। अच्छा। इसमें कहा गया, आपको कहा गया था कि देखें जी वो हमें बुलाया गया, बाद में राज अफशा कर दिया गया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, तमाम स्टेक होल्डर्स थे, उसमें इन्होंने क्यों बात की, उसमें इनको अनबोर्ड ले चुके हैं हम लोग उसमें, लेकिन वजीर आजम नहीं थे। नहीं, वजीर आजम साहब भी हमारी टीम पूरी उसके अंदर मौजूद थी, साहब के, बाकी तमाम लोग मौजूद थे। और दूसरी बात जरा सुनिएगा सुमैया, जो सूबा है, अगर इन्होंने कुछ करना होता गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए तो किसने रोका था? इनको 3-3, 4-4 बारियां ली थी। अच्छा, अब तो लास्ट टाइम आप पार्टी भाई या मुस्लिम लीग नून जवाबदेह है या, चले मैं पूछ लेती हूँ ना, मैं पूछ लेती हूँ। पॉइंट आया, आप कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून थी, उसने कुछ क्यों नहीं किया? मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये जाली हुक्मरान है, इन्होंने कुछ नहीं करना पूरे मुल्क में, तो ये क्या करेंगे गिलगित के लोगों के लिए? कैसर साहब जी, एक फिक्रा बोले। 2008 से 2013 तक हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की गिलगित में, और उसके बाद नून लीग की अभी चल रही है। इनसे पूछे ना, जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं अब गिलगित बल्तिस्तान के। सर अभी सब बातें कर रहे हैं, असल तो बाद में पता चलेगा। कैसा है मेरे शेख साहब, जब पहले आपकी हुकूमत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सेहत की सहूलियात पर, तालीम के हवाले से दीगर सहूलियात पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? आज अगर वादे और दावे करती हैं मरियम साहिबा, तो पहले भी तो ये सब कुछ किया जा सकता था ना, और फिर बताया जा सकता था कि ये हमने आपके लिए किया है, तो अब हमें आप वोट दीजिए। जी समिया, अब देखिए, आप बताइए कि ये सेहत का मामला मैं डिस्कस करता हूँ
कोविड जो आया है तो सबसे कम जो इफेक्ट हुआ है वो गिलगित बल्तिस्तान हुआ है, जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। वहाँ पे बहुत कम केसेस आए हैं और वो सारे उनके लोग रियलाइज़ कर रहे हैं इस बात को। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ बहुत बेहतर रही है। आपने देखा है कि किसी किस्म का वहाँ जो है ना लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं था। ये मेरे कान असल में आवाज़ गूंज रही है, तो मुझे आवाज़ गूंजती है तो नहीं, आप बोले मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बोल नहीं सकता ना, क्योंकि आप बोलिए सर। नहीं आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो ये सेहत का भी मामला मैंने बता दिया, बेहतरीन सेहत के मामला रहे हैं वहाँ। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। अब इलेक्शन जो है ना, असल में इलेक्शन पे किसी को जो हालात 2018 में इलेक्शन के हुए ना, किसी को कोई इतबार नहीं रहा ना इलेक्शनों पे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि क्यों ऐसा है। हमें देखना चाहिए ना कि सब जो लोग एप्रीहेंशन कर रहे हैं, ये ख्याल कर रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली होगी, इसलिए कि हमारे यहाँ 2000 सर ये तो पहले से ही बोल दिया ना धांधली होगी। अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो क्या पीपल्स पार्टी ये बोले कि धांधली हो गई? अगर नून लीग वहां पर जीत जाती है गिलगित बल्तिस्तान में, तो क्या वो बोले कि धांधली हो गई? तो ये कहना कि पहले से ही धांधली हो गई, जाहिर है उसके लिए आप लोगों को दरख्वास्त देनी चाहिए। सर पॉइंट टेकन। मुझे ब्रेक लेनी है, बहुत देर से मुझे सर मैं ब्रेक ले लूँ। और ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। सेहत की सहूलियात वहाँ पर मौजूद नहीं है लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। लोग वहाँ के परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि भाई हमें इतने ख्वाब दिखा के वाकई कुछ कर पाएंगे आप लोग? इस ब्रेक के बाद मजीद भी इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जो बिलावल भुट्टो जब से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर मुलाजमतों में इजाफा किया, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया, लोगों को रोज़गार के मौके दिए, पेंशन में इजाफा किया। लेकिन जो इसके बाद हुकूमतें आई उन्होंने क्या किया? और वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि सेहत की सहूलियात देंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से लोगों को ज़ाहिर जो है वो हम काफ़ी सहूलियात की जानिब लेकर जाएंगे। सवाल मेरा ये सबसे पहले जो साहिबा आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की वो धांधली की बात की। उन्होंने जिक्र किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में किन किन से मुलाकातें कर रहे हैं और वो क्यों मुलाकातें कर रहे हैं बताएं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, तो क्या तब भी पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि धांधली हुई है यहाँ पर? देखिए, जो इस वक्त जो सूरत हाल है सामने, उस लिहाज से तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो माहौल बनाया जा रहा है वो धांधली वाला है। लिखत के हवाले से आपने कहा, ताज हैदर साहब एक पूरा लेटर इलेक्शन कमीशन को, हमारे सीनियर रहनुमा हैं, वो लिख चुके हैं लास्ट वीक, और उसमें सारी डिटेल्स से अभी तो और डिटेल्स का उसमें इजाफा हुआ है। तो हर रोज वो इलेक्शन की नई वायलेशंस वो करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। तो सिर्फ अपोजिशन को उस ज़मरे में लेकर आना, क्या वो सिर्फ पाबंद है चीज़ों को फॉलो करने की? उसमें हुकूमत में तो ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। अनाउंसमेंट्स जो कर रहे हैं, जो पैसों की ब्रिजेस, हम तो जिक्र कर रहे हैं ना, हम तो कोई वफाकी वजीर तो वो तो नहीं है, चेयरमैन साहब कायद हैं, वो तो ये कर रहे हैं कि मेरे नाना ने जुल्फिकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के पहले चेयरमैन थे, उन्होंने जो एज अ वजीर आजम या उन्होंने बहुत बड़े इकदाम किए थे, और उस हवाले से जो है उनको बता रहे हैं स्पीचेस में, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी साहिबा ने क्या किया वो बता रहे हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल 25,000 जॉब्स जो है वो हमने दी थी। हम गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त यानी एक कानून असेंबली से, ये तो अभी सूबे का तो अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल वो तो होगी, लेकिन जो शनाख्त है एक अलग से उनको जो है वो तो पीपल्स पार्टी ने दिया है। बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ी बात है। यानी इस क्रेडिट को अगर वो हम मेंशन नहीं करेंगे तो क्या, लेकिन वो तो पैसों की बोरियां खोलकर वो जो भाव-ताव कर रहे हैं, या जो उनके इत्तेहाद भी जिस तरीके से बिना पे। चले मैं ये पूछती हूँ, ये जो आप कह रही हैं ना और ज़्यादा आप दोहरा रही हैं, जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, वो मैं पूछती हूँ बसरा साहब से। बसरा साहब, ज़ाहिर जो हुक्मरान जमात होती है उस पर इल्ज़ामात लगते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात अगर अपने ज़ाहिर कर रही हैं पार्टीज़, ख़ास तौर पर अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी मुलाकातें भी हो रही हैं, बोरे भी जा रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये इल्ज़ामात लग जाए कि जी वो ये इलेक्शन भी सिलेक्टेड था और पीटीआई आएगी तो वो फिर नहीं एक्सेप्ट होगा, एक और बहरान शुरू हो,
तो क्या कर रही है खुद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए? सुमैया, बात यह है, तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर करते हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हों। ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ऐसी बात है कि जैसे नहीं, सुने, ये तो सिर्फ ढकोसले हैं, झूठ है, फ्रॉड है। अब मुझे बताइए ना, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी पहले रोना चीखना फैलाना शुरू कर दिया, वो जी धांधली होगी। इसका मकसद समझे ना हम सियासी कारकुन है, उसका मकसद ये होता है कि जब आपको शिकस्त नजर आ रही होती है, हार नजर आ रही होती है, तो आप शोर मचा देते हैं, आप रोला डाल देते हैं। बात पूछ लें, 2008 से लेकर 2013 तक हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसके बाद इलेक्शन हुआ तो इनने टोटल 4 सीटें जीती और तमाम सीटें ज्यादा मेजॉरिटी नून लीग जीत गई। अच्छा, उस वक्त धांधली किसने की थी? बात सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ एक प्री प्लान मंसूबा है, हार जाओ तो धांधली, जीत जाओ तो जनाब हम देखेंगे इतनी बड़ी कामयाबी। अच्छा, इनसे ये पूछ लें, लास्ट गवर्नमेंट की काम बात कर लेते हैं। सिंध के अंदर हुकूमत बन गई, जहां जहां ये जीत गए वहां पर कोई धांधली नहीं हुई, जहां हार गए धांधली हुई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, ये सबूत मौजूद है। आज 2.5 साल गुजर गए हैं, कोई इलेक्शन पिटीशन कहीं आपने डाली है? कहीं आपने कोई सबूत दिया है? आज भी ये जो कबलस इंतखाबात धांधली की बात है ना, सस्सी पलटू साहब कह रही हैं, ताज हैदर साहब गए हैं और दरख्वास्त जमा कराई है इलेक्शन कमीशन में। चले लेट्स सी, उसका वेट कर लेना फिर। अच्छा, अगर इन्होंने कोई चीज जमा कराई है तो उसका वेट कर लें, तो फिर इनका प्रॉब्लम क्या है? ये समझते हैं कि हम इदारों से ताकतवर थे, माजी के अंदर इदारे हमारे मतहत थे, हम अदारों को डिक्टेशन देते थे। अच्छा, हम आज जो फौज चाहे वो करे, जो हम चाहे, जो इलेक्शन कमीशन। नहीं, फौज का तो कोई अमल दखल नहीं है ना सिलेक्शन में। नहीं, आपको आज मरियम बीबी ने क्या कहा वहां पे तकरीर करते ही जाके? आप देखिए ना, वहां पे वोट मांगने गई हैं। मैं कह रही हूँ फौज का काम सरहदों पर है, यहाँ पर ना है। भाई, फौज कब आती है? जब उनको हम बुलाते थे। उनको क्या जरूरत है? अच्छा, आप कराची के अंदर नाले अपने साफ नहीं कर सकते, फौज वापडा के मीटर आप चेक नहीं कर सकते, फौज को बुला लेते हैं। स्कूल चेक नहीं कर वैसे आपस की बात है, बसरा साहब 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया था वजीर आजम ने, पता तो हमें उसका भी कुछ नहीं चला। भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके हवाले से रिपीट कीजिएगा। नहीं, सस्सी पलटू साहब कुछ कह रही है, लेकिन मैं तो 1100 अरब के उस पैकेज का पूछ रही हूँ जो कराची के लिए ऐलान हुआ था, क्या हुआ उसका? हाँ, सुनिए जी। देखें, पाकिस्तान की तारीख में, ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये दोनों बात नहीं की। सुन तो ले, दोनों हुकूमतें रही है ना, उन्होंने तो कराची का नहीं सोचा। कराची के ट्रांसपोर्ट का निजाम अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठाकर आप डरे हुए, मुझे पता है। आप ट्रम्प वाला किरदार अदा मत करें ना। आप देखें, आप हार ट्रम्प साहब कहाँ पे? You are going to lose. Don't get. आईना दिखा लेने दे, फिर गुस्सा कीजिएगा। आईना दिखा लो, फिर गुस्सा कीजिएगा। सुन तो ले। ट्रम्प वाला किरदार प्लीज इसको न आप अदा करें। यहाँ आपको हार दिखाई दे रही है। इनको सोचे ना, ये भी लोगों को आपको पूरा यकीन है सस्सी पलटू साहबा कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? सिंध पर भी बात करेंगे कि इस वक्त जीबी के हवाले से सीरियस कंसर्न से सीरियस क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, उसके जवाब सस्सी साहिबा, आप लोगों को पूरा यकीन है पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, भले धांधली हो? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी बिल्कुल उस पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी ने जो है वहाँ जितने काम किए हैं, पीपल्स पार्टी ने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी चीज ये शनाख्त देना है बल्तिस्तान को। ने जो है शहीद भुट्टो के जमाने से अभी तक आप गिने तो आप जो है वो देखेंगे। और सीपेक को धारा में लेके आने वाली भी जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। चलें 15 नवंबर का इंतजार कर लेते हैं ना, देख लेते हैं क्या होता क्या है, किस पर अपने जो है वो एतमाद का इजहार करती है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम। मैं ज़रा चाहूँगी खैसर अहमद शेख से थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ। शेख साहब, ये जो अभी कुछ दिनों पहले सनती पैकेज का ऐलान किया हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हम 1 जून तक 50% सस्ती बिजली देंगे सनतों को। फिर जो छोटी सनतें हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि जो पीक आवर्स हैं वो ऑफ पीक आवर्स जो हैं वो 24 आवर्स के लिए होंगे। आप कैसे आपने इसको किस तरह देखा, इस सनती पैकेज को? फिर उन्होंने ये भी कहा कि इससे बरामदात में भी इजाफा होगा। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप ज़्यादा समझबूझ रखते हैं इन चीज़ों की? देखिए सुमिया, अगर तो जो इन्होंने ऐलान किया बहुत अच्छा ऐलान है,
अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। हमारे मेरी काफ़ी बिजनेसमैन से यहाँ बात हुई, नोटिफिकेशन आ जाए। और कुछ उसमें कंफ्यूजन है, जैसे कि इजाफी जो बिजली होगी ना उस पे वो जो इजाफी एडिशनल बिजली देंगे ना उस पे ये कंफ्यूजन है कि क्या जो मौजूदा बिजली हमें मिल रही है ये छोटे या दरमियाने तबके को मिल रही है, क्या उस पे ये रियायत होगी कि नहीं होगी, या सिर्फ जो एडिशनल होगा तो वो तो आसानी से बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिलता, ना ही वो कोई पाइपलाइन हमारे पास गैस की और ये बिजली की जो कनेक्शन होते हैं वो आसानी से हैं। पहली बात तो है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए ताकि ये बड़ा क्लियर हो जाए। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने बयान किया बहुत अच्छा फैसला है और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दरमियाने और छोटे बिजनेसमैन को देनी है, जो कि हमारे मुल्क में सिर्फ 7% कर्जा, कुल कर्जे का 93% बड़े बिजनेसमैन को और बड़े जिम्मेदार को जाता है और 7% जाता है छोटे को, जबकि इंडिया में 25% यानी चौथा हिस्सा टोटल उनके मुल्क का टोटल कर्जा जो है ना वो 25% छोटे और दरमियाने जो हम जिसको SME कहते हैं ना उनको जाता है 25%। तो हमारे यहाँ अगर 7 जाता है तो हमारा और उनका बहुत, बांग्लादेश में भी 22% छोटे को और दरमियाने को जाता है। तो हमारे यहाँ तो हम काफ़ी अरसे से इनसे कह रहे हैं, फाइनेंस कमेटी में भी, अगर ये देंगे और बिजली का कनेक्शन उनको वाकई मिलेगा जो ज़रूरत है, और अगर ये कर रहे हैं और नोटिफिकेशन इसी तरह निकाल रहे हैं तो मैं इस फैसले की बड़ी तारीफ करूंगा। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि एक ऑपोजिशन में होते हुए अगर आप ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करती है हुकूमत तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप होगा और यकीनन से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। सस्सी परवीन साहिबा, मैं चाहूँगी आप भी अपना कमेंट इस पर दे दें। डॉलर रेट नीचे आ गया है, कहाँ पहुँच गया था 168 पर, अब 160 से भी नीचे आ गया, और ये सनती पैकेज पीपल्स पार्टी कैसे देखती है इसको? देखिए, हमारी तो बिल्कुल हर वक्त कोशिश और ख्वाहिश ये होती है, हम अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे रुपए की कदर जो है वो इम्प्रूव करे। और डॉलर के हवाले से अभी गुज़िश्ता जो भी महीनों में सूरत हाल रही है, एवरीबडी नोज दैट इस वक्त जो है मईशत के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है हमारे सामने, और उसमें जो है अभी भी आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतों से लेकर दूसरी चीज, लेकिन फिर उनको घटाना पड़ी, लेकिन अभी जो आम अशिया की उसमें जो है वो बेहतरी नहीं आई है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। वो उसमें भी अभी गंदम के हवाले से ये फिर सुबह से लड़ पड़े हैं, और वो खुद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तरफ नहीं देखते, उनको भी तो सपोर्ट प्राइस को ठीक करना चाहिए, बल्कि जो है सब्सिडी और अब हमें वो प्रेशर डाल रहे हैं। और आज तो चैलेंज दिया है हमारे भाई मुर्तज़ा साहब ने कि गंदम के हवाले से टारगेट थे वो अगर उन्होंने मुकम्मल किए हैं वफाकी हुकूमत ने, और उन्होंने तो हमें पता है उन्होंने नहीं किए, तो बहरहाल हर चीज में क्वेश्चन मार्क है, हर चीज में इनका फेल्यूर नजर आता है। चलें पॉइंट टेकन। सस्सी परवीन साहिबा और शौकत बसरा साहब, टैसर अहमद शेख साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत। और जरा मैं आगे बढ़ूंगी और नाज़रीन कुछ कोरोना की सूरत हाल की बात करेंगे। हम देख रहे हैं कोरोना एक बार फिर से बिगड़ रहा है, मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम 1 नवंबर से लेकर अब तक की सूरत हाल देखें तो केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 1300 केसेस आए हैं, 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, एक रोज़ की ये सूरत हाल है। और अगर ये ग्राफ बढ़ता गया तो हम कहाँ खड़े होंगे, कि हुकूमत लॉकडाउन भी नहीं करी। डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे कई बार मेरी बात हुई है और आपने कहा कि ज़ाहिर हमने एहतियात नहीं की इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन कई थ्योरी सर ये भी कह रही हैं कि मौसम चेंज हो रहा है तो पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में इस तरह केसेस बढ़ रहे हैं। अगले 2 महीने आप कैसे देख रहे हैं? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम कहाँ खड़े होंगे दिसंबर जनवरी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल डॉक्टर साहब आ रही है। अच्छा, देखिए, मैं इससे फुली एग्री तो नहीं कर सकता मौसम की तब्दीली से, क्योंकि जून वाज द पीक फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इतनी खतरनाक पीक देखी जून में कि जो कि हिस्ट्री में लिखी जाएगी, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मगर इस पे मैं ज़रूर एग्री करूँगा कि ये नमूनिया का मौसम होता है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मौसम होता है, और एक बड़े को या एक बच्चे को, बुजुर्गों को इस मौसम में दमे के मसाइल और सांस के मसाइल ज़्यादा होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। अगर इस मौसम में किसी को पहले से वायरल इन्फेक्शन हो और ऑन द टॉप उसको अल्लाह न करे कोरोना हो जाए तो पेचीदगियाँ और ख़तरे बढ़ जाते हैं, और अल्लाह न करे अमवात की तादाद ज़्यादा होने का ख़तरा होता है।
चनाचा वैक्सीनेशन कराई जाए नमूनिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। अच्छा। और अगर मुमकिन हो तो जो दूसरे टोटके होते हैं, मतलब कॉफ़ी, शहद, गर्म पानी, चाय, इनका इस्तेमाल रखा जाए और गैर ज़रूरी तौर पे रात को ठंड में बाहर जाने से इज्तनाब किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट सरकार के लिए और दीगर इदारों के लिए तवज्जो ये है कि खुदारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दें। हमारे वेंटिलेटर। डॉक्टर साहब, आपने खुद कहा कि अभी मौसमी तब्दीली की वजह से ज़ाहिर नज़ला ज़ुकाम और दीगर बीमारियां आम हैं। आजकल हम देखें तो लोग ये नज़ला ज़ुकाम और बुखार की बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन डर रहे हैं कि कोविड का टेस्ट ना करवाएं। अगर कोविड का टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आ गया तो वो फिर एक खौफ है लोगों में। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई है, सरकारी सतह पर भी कम हुई है और प्राइवेटली भी लोग इतनी नहीं करवा रहे। जिस तरह आपने कहा जून में जिस तरह से खौफ था और लोग करवा भी रहे थे और ख्याल भी कर रहे थे, तो अब लोग नहीं कर रहे। तो आप ये कहेंगे कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम और बुखार है तो कोविड का टेस्ट भी करवा लिया जाए एहतियातन? नहीं, देखिए इसमें दोनों बातें अप्लाई होती हैं। जब बीमारी होती है तो नज़र आती है। हमें जून में बीमारी नज़र आ रही थी, हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जगह नहीं थी, हम मोबाइल उठाते हुए डरते थे कि रिश्तेदार कहेंगे आईसीयू चाहिए और कहीं बेड नहीं था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एम्बुलेंस में लोग हमारे शहीद हो रहे थे, फुटपाथ पे लोग हमारे शहीद हो रहे थे, अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस वक्त बीमारी नज़र नहीं आ रही है उस तादाद में जो जून में आ रही थी। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जी लोग कम टेस्ट कराते हैं, मगर पाकिस्तान के ऊपर ये तनकीद की जाती है कि जी पाकिस्तान में टेस्ट ही नहीं होते तो बीमारी का पता भी नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे पास जब टेस्ट हो रहे थे तो हम बीमारी देख रहे थे और अब बीमारी कम है तो टेस्ट कम हुए। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन टेस्टिंग अगर कम की गई है तो आप ये समझते हैं कि टेस्टिंग को बढ़ाना होगा हुकूमत सतह पर? हुकूमत को चाहिए टेस्टिंग करे, रैंडम करे अभी इस टाइम पर? जी बिल्कुल, देखिए इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम लोग के 25 साल काम करने के बाद हम इम्यूनाइज हो गए सिस्टम के और हमें मालूम है कि सरकार की कुछ लिमिटेशंस हैं जो सरकार ने, फेडरल ने भी, प्रोविंस ने भी साबित कर दी कि दे आर कॉम्पिटेंट इनफ और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में टेस्टिंग की। अब उसका रेशियो कम हुआ है और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने आगे पेचीदा मरीजों को हम पेचीदगियों से बचा सकते हैं और ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन जिसमें हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल की और अभी भी हुकूमत इसी पर कारबंद है कि स्मार्ट लॉकडाउन करे, लॉकडाउन करने के हक में नहीं है वजीर आजम। आपको लगता है वाकई अभी जो सिचुएशन है ये स्मार्ट लॉकडाउन ही सही है, लॉकडाउन मसले का हल नहीं है? नहीं जी, लॉकडाउन पाकिस्तान के स्मार्ट मूव थी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें एक बार हम क्यों कामयाब हुए हमारे लग ही पता है। अगर लॉकडाउन एक अच्छी हिकमत अमली है, लॉकडाउन पे अमल करने के साथ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ज़्यादा तादाद में तेज़ी से नहीं खुलना चाहिए जिस तरह से इस वक्त कर रहे हैं। बहुत समझदारी से आधी क्लास एक दिन आती है, आधी क्लास स्कूल ये डिस्टेंस से बैठाते हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारे असातिज़ा की, हमारे स्कूलों की एक इज्जत है माशरे में और बच्चे उस पर अमल कर रहे हैं, उनके वालिदैन उस पर अमल कर रहे हैं। पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमारे साथ थे और गुफ्तगू से यकीनन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा और दुआ भी यही है कि अल्लाह करे कि सब महफूज रहें। लेकिन जाते जाते एक महान एंकर का जिक्र करना चाहती हूँ मैं और उनकी वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये महान एंकर कौन है, ज़रा दिखाइएगा। ये हैं इंडिया के महान एंकर जो अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। ये ना किसी की आवाज़ इतनी ऊंची है कि इनको किसी और की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जी हाँ, ये हैं अर्नब गोस्वामी जो कि एडिटर इन चीफ भी हैं पब्लिक टीवी के और बड़े ही चहीते हैं मोदी सरकार के। उनको लाने वाले भी नरेंद्र मोदी साहब थे और जिस तरीके से ये लोगों के साथ सुलूक करते हैं, आज ये सुलूक देखिए इनके साथ इनकी अपनी ही पुलिस ने क्या किया। इनको एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जिसको बंद करने की दरख्वास्त इन्होंने दी थी और ना सिर्फ बंद करने की दी थी बल्कि अपनी ज़मानत की दरख्वास्त भी इन्होंने दी हुई थी, जिसके केस का फैसला होगा, अभी हुआ नहीं है। लेकिन ये घर से इनको गिरफ्तार किया गया। पूरी एक मौज गई है, एक पूरी फौज गई है, फौज जफर मौज जिसे कहते हैं पुलिस की, जिसमें लेडी पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। घर से इनको उठाया गया और इनको घसीटते हुए ले गए। बड़े लोग बातें कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। अर्नब गोस्वामी जो किसी की सुनते नहीं हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ लोगों से बदतमीजी करना, लोगों की इज्जतें उछालना आता है, वो ना किसी की सुनते हैं ना वो किसी को सुनना चाहते हैं।
उनकी आवाज़ इतनी ऊंची होती है अपने मेहमानों से कि मेहमान भी सोचते हैं हम किधर आके बैठ गए। आज वो गिरफ्तार हो गए, जरा सुनवाइएगा कि क्या कह क्या रहे थे वो। तो वो ये कहते हुए कुछ नज़र आए वीडियो में कि जी इन्होंने मुझे मारा है, मेरे घर वालों को भी मारा है, तरीके से घसीटते हुए लेके गए। तो बस ये इज़्ज़त और ये जो है वो आनी जानी चीज़ होती है, इज़्ज़त इंसान को कमानी पड़ती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। ये बड़ा एक पैगाम है कि आप जब किसी की इज़्ज़त नहीं करते तो एक वक्त ऐसा आता है, कुदरत कुछ ऐसा निज़ाम तब्दील कर देती है कि फिर वो इज़्ज़त आपकी भी नहीं रहती। तो ये कि इज़्ज़त कीजिए ताकि आपको भी इज़्ज़त मिले। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।